2.5 लाख रुपए देवे। पहले कितना गजब की चीजें हुआ करती। महाभारत अगर आपने देखी हो तो धृतराष्ट्र का नाम सुना होगा। धृतराष्ट्र का ब्याह अफगानिस्तान के गांधार प्रदेश के अंदर हुआ था। नहीं, गांधारी जो थी कड़क की थी, अफगानिस्तान की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय तभी अज्ञत है, इतनी दूर के ब्याह हुआ करते। आचार्य ओशो जो है वो एक बात कहा कर दे कि जितनी दूर ब्याह होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि जो गुण जो है अपने जो बड़े बुजुर्ग जो हैं, बफरिंग बोल रहे हैं, बचला के देखिए वीडियो भाई, जो अपने बड़े बुजुर्ग जो है वो एक काम करया कर दे कि गोद टाड़ा कर दे, गाम टाड़ा कर दे, क्योंकि आपस का जो खून जो हो मैच करा है वो नहीं करेगा। जितनी दूर ब्याह होंगे उतना ही अच्छा है। तो अंतर जातीय ब्याह खातर 2.5 लाख रुपए देव है। गर्भवती महिला खातर 6,000 रुपये देव है। अंतर जातीय ब्याह में जनरल और एससी की कंडीशन रखी गई है। तेजाब पीड़ित को कितने रुपए देव है? 3 लाख रुपये हरियाणा सरकार देव है। HIV एड्स खातर कितने देव है? 2,000 रुपये देव है। TB के जो मरीज जो है उन्हें कितने रुपये मिले हैं? 500 रुपये हरियाणा सरकार देने का काम कर है। जस्सू सर आपके बिना लीसो अधूरा था, आज पूरा हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के कौन से जिले में? बहुत आसान सा प्रश्न है। हरियाणा का जो गुरुग्राम जो जिला है, गुड़गांव जिले के अंदर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य जो है, ठीक है। एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर सलीम अली। बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक थे डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से साल 1971-72 के अंदर गुड़गांव के अंदर साल 1971 में स्थापनाकरण का काम किया था इसका। और उसके बाद में साल 1972 के अंदर जो सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य जो इसको जलीय जीवों के लिए क्या कर दिया था? आरक्षित करने का काम कर दिया था, ठीक है। 1972 में जलीय जीवों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। अगर नु पूछे हरियाणा के कौन से अभ्यारण्य को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, तो याद रखना है पक्षियों का स्वर्ग जो है वो किसको बोला जाओ है? वो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव जो है इसको पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। या लेक बर्ड सेंचुरी नु पूछ ले भाई, लेक बर्ड सेंचुरी किसको कहा जाता है? तो लेक बर्ड सेंचुरी भी किसको कहा जाओ है? सुल्तानपुर पक्षी विहार को लेक बर्ड सेंचुरी भी कहा जाओ, ठीक है। हरियाणा का प्रमुख जो है इको पार्क, अगर आपसे कोई पूछने का काम करे तो हरियाणा का प्रमुख इको पार्क भी कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो हरियाणा का प्रमुख वो है, ठीक है। हाँ, 1991 में नेशनल पार्क बना था, बिल्कुल सही बात है। बहुत इंटेलिजेंट बालक हो, घबराओ ना, बड़े आराम से आसानी के तरीके से आप हरियाणा जी के पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, ठीक है। HSVP जो है 13 जनवरी की वो तारीख थी जिसमें 13 जनवरी साल 1977 HSVP की स्थापना हुई थी। हाँ, हरियाणा का मुख्य इको पार्क है गुड़गांव का जो सुल्तानपुर पक्षी विहार, ठीक है। 13 जनवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा शहरी प्राधिकरण विकास HSVP जो है, पहले इसका नाम उड्डा हुआ करता, बाद में मनोहर लाल खट्टर जो सरकार जो है उसने आके इसको बदलने का काम कर दिया, HSVP बना दिया उड्डा से, ठीक है। तो इसके अंदर के हैं 5713 HSVP, दिख दे कोड याद रख लियो 5713, ठीक है। 5713 याद हो जाओगा। 5713 5713 ना जी को नहीं याद हुआ है? अरे लग दे कह दे छोरी का नंबर है सबके में याद कर लेगा तो इसका 5713, ठीक है। HSVP जो है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP, ठीक है। 5713 5 जोनल प्रशासक, 7 संपदित अधिकारी, 13 जो है वो सहायक अधिकारी हैं, किसमें है? HSVP में, ठीक है। कितने हैं? 5713 याद हो जाओगा। सुनीता देवी बहुत ठीक है। सुखविंदर याद हो जाओगा जी। अनिल उरे तो क्लास ठीक चल रहा है, आपका शायद नेट में गड़बड़ है। सपना चौधरी और न देख के नेट पी गया हुआ, इब्नू को बफरिंग होने लग रही, उसमें मेरा क्या कसूर काका? गुड इवनिंग बसने जो उनसे लेट जुड़े हैं सारा के सारे। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा के किस जिले से ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड नहीं गुजरता है? GT रोड की बात होने लग रही है, ठीक है। जो GT रोड जो है अपना बेरा है, किसने इसका निर्माण करवाया था? शेरशाह सूरी कहूँगे, लेकिन एक बात याद रख लियो, ध्यान रखनी है कि शेरशाह सूरी से पहले भारत का एक महान शासक हुआ करता था जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले यो जो इसका निर्माण करने का काम किया था, जिसको आप ग्रैंड ट्रंक रोड बोल रहा, जो NH1 और NH2 होया करता, ठीक है। लाहौर से पाकिस्तान से लेकर सोनारगांव बांग्लादेश तक जाया करता, जो GT रोड बोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। इस बंदे ने सबसे पहले कच्चा रास्ता बनाया था। उस कच्चे रास्ते को क्या बोलिया कर दे? उत्तरापथ बोलिया कर दे, ठीक है। बाद में उसी रास्ते को पक्का करवाने का काम करवाया था, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात हो गया, जिसको शेरशाह सूरी जो है, शेरशाह सूरी ने इसको पक्का करवाने का काम किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड को।
चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका प्रधानमंत्री कौन था? आचार्य चाणक्य जो था, जिनकी कल जन्मदिन था। आचार्य चाणक्य उनके प्रधानमंत्री थे। देखिए आज इस देश के अंदर, इससे पहले कि आपने सरकारें देखी होगी, 10 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे। आचार्य चाणक्य एक बात के ऊपर हमेशा महत्व देते थे। उसका नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम सुना होगा सबने। सिकंदर का एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, और सिकंदर की मौत के बाद में सेल्यूकस निकेटर जो है वो सिकंदर के आधे हिस्से के ऊपर शासन करने लग गया। लेकिन जब नू देख लिया कि हाँ हिंदुस्तान के ऊपर एक झंडे के नीचे लाने का काम कर दिया, भारत के चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने इस देश को एक झंडे के नीचे लाने का काम कर दिया, तब उसने सोचा कि उरे तो रिश्तेदारी बनाने में फायदा है, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दी आचार्य चाणक्य की सहमति के बाद में। अफगानिस्तान कंधार और तक भारत का शासन हुआ करता, अफगानिस्तान तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हुआ करता। सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, 2 महीना तक चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला तेरे शासन प्रशासन में रुकना आऊंगा। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी जो आज का भोपाल जो है, यानी पाटलिपुत्र, भोपाल सॉरी, जो पटना जो है पाटलिपुत्र के अंदर उसकी राजधानी हुआ कर दी। तो जब उसका रथ, सेल्यूकस निकेटर का रथ जो था, जब कंधार प्रवेश करता, अफगानिस्तान के अंदर प्रवेश करा ना, उधर से आके उड़ता आके प्रवेश करना, तो उसका गला गुप्तचर ला दिया एक बंदन है, और लगातार 2 महीने तक रहा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। जब जान लग गया तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने ससुर ने बोला जी आपने 2 महीने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? ने बोला एक दिक्कत आई कि बोला जब मेरा रथ ने कंधार से प्रवेश कराया था ना, काबुल कंधार, उसी टाइम तक मेरे गला गुप्तचर लाग रहे थे, और आज भी उरे बैठे हूँ, जाऊंगा तो कंधार तक मैंने गुप्तचर छोड़ के आऊंगे। क्या मैंने आपको बेटी दे रखी, क्या मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं हो सकता? चंद्रगुप्त मौर्य बड़ी सभा में बोला यह दुस्साहस यो किसने कराया है? तब आचार्य चाणक्य खड़े होते हैं, कहते हैं कि हाँ ये दुस्साहस मैंने कराया है। बोला गुरुजी कारण क्या है इस दुस्साहस का? तब आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ये बंदा आपका ससुर होने से पहले एक राजा है, दूसरे देश का शासक है, और ये शासक मेरे देश के अंदर आया है, और मेरा गृह मंत्री होने के नाते, क्योंकि गृह मंत्री कह सकते हैं आज के टाइम में, प्रधानमंत्री होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि दूसरे देश का शासक मेरे देश में किस किस से मिलके जा रहा है। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़ लिया, बोला गुरुजी इतनी बुद्धि मेरे में थी को नहीं। और आज की राजनीति देखें, तब आचार्य चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के कुख से पैदा हुआ पुत्र कभी इस देश का भला नहीं कर सकता। महान आचार्य चाणक्य। उत्तरापथ चंद्रगुप्त मौर्य ने कच्चा रास्ता बनवाया था, पक्का ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जीटी रोड जो था, इसमें बनवाने का काम किया था। तो एक चीज ध्यान रखनी है, जो जीटी रोड जो है आपने मैप किया था डाउनलोड, बेटा रहने दे, कोई नहीं पांदा छोड़ दे। अब देखो उत्तरापथ जीटी रोड जो है ऊपर तक लग जाओ, हरियाणा में जब उड़ता प्रवेश करा, अम्बाड़ा जो हेड़ता आ जाओ, करनाल हो गया, सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, दिल्ली जो जाओ वहाँ पे, यो जो है ग्रैंड ट्रक रोड है। NH44 पे जिसने बोला भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH44, यो सब ने बेरा है रोहतक के अंदर कौन जानता। तो इन तीनों शहरों में से गुजरा है, पानीपत है, सोनीपत है, अम्बाड़ा है, कुरुक्षेत्र है। तो सिर्फ रोहतक एक बच गया। रोहतक में के जाओ है NH9 जाओ है। NH9 हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। प्रश्न ने थोड़ा घुमा के नू पूछ लिया है कि हरियाणा से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? तो फिर उत्तर बदल जाओगा, फिर उत्तर क्या हो जाओगा? NH44 जो है, NH44 जो है, यो हरियाणा से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा के है राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। और शेरशाह सूरी ने हरियाणा के अंदर एक और काम करवाया था, कोस की मीनारों का निर्माण करवाया था। और प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा में कितनी कोस की मीनारों का निर्माण करवाया था? 88 जो है कोस की मीनारें, ठीक है। अभी तो कोर्स अपना फ्री में देखने लग रहे हैं। इस कोर्स की मामूली सी फीस रखी है, सिर्फ 99 रुपये फीस है इसकी। 99 रुपया में अपना 100 घंटे का डाटा ली स्वैप जो है वो प्रोवाइड कराने का काम करेगा, तो शायद बहुत कम कीमत के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा में नू लगा लो, पक्की सड़कों का सबसे ज्यादा गंतव्य
हरियाणा में पक्की सड़क जो है उनका सबसे ज़्यादा जो गंतव्य जो है वो हरियाणा के कौन से ज़िले में है? हरियाणा का अम्बाड़ा जो ज़िला है वह जगह अम्बाड़ा जड़ 1857 की क्रांति की हुई थी, शुरू हुई थी, ठीक है। और सबसे कम पक्की सड़कों का गंतव्य कौन से ज़िले में है? हरियाणा का दिल जो है, हरियाणा का जींद जो ज़िला है, इसमें सबसे कम के है पक्की सड़कों का गंतव्य, ठीक है। हरियाणा का पहला बस स्टैंड की बात करें तो साल 1950 के अंदर हरियाणा का पहला जो बस स्टैंड जो है हरियाणा के अम्बाड़ा में शुरू हुआ था, ठीक है। सबसे पहला बस स्टैंड हरियाणा का 1950 में बना था और वर्तमान में इसका नाम किसके नाम पर कर दिया गया है? सुषमा स्वराज के नाम पे कर दिया गया है, ठीक है। सुषमा स्वराज आपने बेरा भाजपा के कद्दावर नेता, विदेश मंत्री बनने वाली पहली महिला, यानी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री। वो तो इंदिरा गांधी भी रही थी लेकिन उसके पास में प्रधानमंत्री रहते हुए विदेश मंत्रालय था। तो भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कोई आपसे पूछता तो वो कौन थी? सुषमा स्वराज जो है वो स्वराज कौशल की पत्नी, बानसूरी की मम्मी, वो हरियाणा की भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी, ठीक है। सबसे अधिक पक्की सड़कों का गंतव्य कड़ा है अम्बाड़ा के अंदर है, थोड़ा पूछ ले तो आपसे कड़ा है जींद के अंदर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सड़कों की लंबाई पूछे तो हरियाणा का कौन से जिले में है? भिवानी के अंदर, ठीक है। और जन्नू पूछा हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? तो हरियाणा का जो झज्जर जो जिला जो है, हरियाणा के झज्जर का बस स्टैंड जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इसे तय मिलता जुलती आप एक बात और पढ़ ले, वहाँ हरियाणा के अंदर जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो 2018 के अंदर हरियाणा में मोटर व्हीकल एक्ट, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो क्या हुआ था? लागू हुआ था, ठीक है। हरियाणा का एक ऐसा गांव भी है जहाँ प्लास्टिक का कचरा की सड़क बनने का काम जो है प्रस्तावित है, वो काम है सोनीपत जिले के गोवाना हल्के का बठ गांव है, कि है बठ गांव सोनीपत के गोवाना जो हल्का जो उसका बठ गांव और कचरा की सड़क जो है बनाने का काम कराया जाएगा, ठीक है। तो हरियाणा के कौन से जिले में जीटी रोड कौन गुजरता? रोहतक में कौन गुजरता? रोहतक में NH9 जाओ है, बाकी तीनों के तीनों NH44 के ऊपर पड़े हैं। NH जो जीटी रोड जो है सबसे पहले उसका निर्माण उत्तरापथ के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। जे नुआजा भाई इसका निर्माण, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में शेरशाह सूरी ना मिले तो फिर कड़े चले जाइयो, फिर उत्तरापथ का पूछा आपसे, चंद्रगुप्त मौर्य उसका उत्तर हो जाएगा। हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 है और सबसे हरियाणा से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा कौन सा? 44 है। पक्की सड़कों का सब तक गणा गंतव्य अम्बाड़ा में है, सब तक थोड़ा जींद में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर भिवानी हो जाएगा। पहला बस स्टैंड 1950 में अम्बाड़ा। सब तक बड़ा बस स्टैंड कौन सा है? झज्जर का है। बठगांव सोनीपत का, इसमें क्या है? प्लास्टिक का कचरा तो सड़क बनाई जाओगी। 2018 में क्या हुआ था? और मोटर व्हीकल एक्ट हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या था? लागू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, दिल्ली विश्वविद्यालय के किस कॉलेज से सर छोटूराम ने स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया था? मीनू बेटा नेट की समस्या मारा तो को नहीं मारा तो ठीक चल लग रहा हो, तो मेरे सामने क्लास चला ओके चला है, फिर देख लिया बेटा थोड़ी बफरिंग हो तो, ठीक है। देखो सर छोटूराम का नाम आपने सुना होगा, किसानों के मसीहा हैं दीनबंधु सर छोटूराम का आपने नाम सुना है। तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है, इसी सेंट स्टीफेंस कॉलेज से सर छोटूराम ने साल 1905 के अंदर क्या किया था? बीए की जो डिग्री जो है, स्नातक कह दो, बीए कह दो, ग्रेजुएशन करने का काम करता कराया था। 1905 में सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली का, वहाँ से ग्रेजुएशन करने का काम किया था। इसके अलावा जो आगरा कॉलेज जो है, यो भी प्रश्न 4-5 बार पूछ लिया। आगरा कॉलेज जो है, आगरा कॉलेज से 1910 के अंदर LLB यानी जो वकालत जो है, वकालत करने का काम करता कराया था। आगरा कॉलेज से LLB करने का काम किया था, ठीक है। दीनबंधु नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो दीनबंधु एक उपाधि है और इस दीनबंधु उपाधि को देने का काम किया था 2 महान शख्स, CF एंड्रूज और महात्मा गांधी। बनू पूछ ले कि इनको दीनबंधु की उपाधि से किसने नवाजा था? तो दीनबंधु की उपाधि से नवाजा था CF एंड्रूज और दूसरे हैं MG यानी महात्मा गांधी। साल 1922 में दीनबंधु सर छोटूराम को CF एंड्रूज और महात्मा गांधी ने दीनबंधु की उपाधि से नवाजने का काम किया था, ठीक है। इसके अलावा सर छोटूराम को एक और उपाधि से नवाजा गया था, उस उपाधि का नाम है राय बहादुर, ठीक है। या जो राय बहादुर की उपाधि जो है, इसको साल 1927 में अंग्रेज सरकार जो थी, अंग्रेज सरकार ने 1927 के अंदर दीनबंधु सर छोटूराम को राय बहादुर की उपाधि से नवाजने का काम किया था। गढ़ी सांपला रोहतक आपने नाम सुना होगा, वहां पर जन्म होता है। भाई बहनों में छोटे थे इसलिए उनको वास्तविक नाम इनका रिचपाल था, लेकिन छोटू कह के बुलाया करते। स्कूल में जब दाखिला लिया तो
छोटू का नाम, उन्होंने स्कूल में भी यो नाम चला, छोटू नाम चला, ठीक है। महात्मा गांधी ने जब इस देश के अंदर असहयोग आंदोलन चला था, तो याद रखना, अपने एक प्रश्न आया था पीछे से में कि महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले हरियाणा के प्रमुख नेता कौन थे। तो असहयोग आंदोलन का विरोध करने वाले प्रमुख नेता कौन थे? सर छोटूराम जो है वो हरियाणा के अंदर असहयोग आंदोलन का विरोध किया था सर छोटूराम ने, ठीक है। यह बात आपने ध्यान रखनी है। सबसे बड़ी मूर्ति याद रखना है, 64 फीट की मूर्ति जो है, रोहतक का जो गढ़ी सांपड़ा जो है, गढ़ी सांपड़ा के अंदर 64 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ठीक है। यानी छोटूराम स्मारक पूछ ले तो कड़ा है, हरियाणा के रोहतक जिले में के है छोटूराम स्मारक है, 64 फीट की ऊंची प्रतिमा है। राम सुतार नामक भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, राम सुथार जो है, इन्होंने इस मूर्ति को बनाने का काम किया था, राम सुथार, ठीक है। सर छोटूराम जी की जो मूर्ति जो है किसने बनाई थी? राम सुथार ने बनाने का काम किया था। इसके अलावा दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है वो खड़ा है हरियाणा के यमुनानगर के अंदर, ठीक है। हरियाणा के यमुनानगर के अंदर दीनबंधु सर छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना चल रही है और निजी कंपनी के हाथों में वह परियोजना है। एक किताब ध्यान में रखनी है, वह किताब बार बार पूछ जाओ है, द कशिश ऑफ इंडिया, द कशिश ऑफ इंडिया। द कशिश ऑफ इंडिया किताब का लेखक कोई आपसे पूछे तो सर छोटूराम जो है वो द कशिश ऑफ इंडिया नामक की किताब के लेखक है, ठीक है। द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब के लेखक कौन है? सर छोटूराम है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी। इसके अलावा मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना भी पहली बार सर छोटूराम ने करी थी 1938 के अंदर। बाखड़ा नंगल डैम जो है, इसके वास्तुकार कोई आपसे पूछता है तो बिलासपुर के महाराजा के साथ में संधि करवा के सर छोटूराम ने क्या करने का काम किया था? जो बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट जो डैम जो इसको आगे बढ़ाने का काम किया था। यानी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से 1905 के अंदर ग्रेजुएशन करने का काम किया था। उसके बाद में आगरा विश्वविद्यालय से 1910 में LLB की पढ़ाई स्टार्ट करी थी। 1912 में ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ये, और राय बहादुर की उपाधि 1927 के अंदर अंग्रेजों ने देने का काम किया था। जबकि जो CF एंड्रूज और महात्मा गांधी, इन दोनों ने दीनबंधु की उपाधि से साल 1922 में सर छोटूराम को नवाजने का काम किया था। द कशिश ऑफ इंडिया नामक किताब जो है, इस किताब के लेखक कोई आपसे पूछता है तो वो कौन है? सर छोटूराम। द कशिश ऑफ इंडिया नामक की किताब के लेखक हैं। छोटूराम स्मारक कोई आपसे पूछता तो हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर है। 64 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण नरेंद्र मोदी ने किया था और राम सुथार ने इसको लिखने का काम किया था। छोरी मेरे पर गुस्सा ना हो, तेरे मोबाइल की दिक्कत है, बफरिंग हो तो, और किसी का कुछ को नहीं होता, तेरे क्यों दिक्कत हुआ? इमोजी भेजा गुस्साड़े। एक बार ऐप ने डिलीट कर दे मीनू, छोरी भी है, छोरा है नूबिन मेरा, तो दोबारा डिलीट करके एक बार दोबारा से इंस्टॉल कर ले, ठीक है। सुनील मास्टर जी राम राम। हाँ, राम सुथार द्वारा विकास चौधरी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ पर है? सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी सभ्यता। जब दुनिया के विभिन्न देशों को कुछ भी नहीं पता था, वहाँ पर उसी समय इस देश के अंदर एक सभ्यता ने जन्म लिया था। कुछ सभ्यताओं के नाम आपने सुना होगा। मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, चीन की पीली नदी की सभ्यता है, और एक हमारी महान सिंधु घाटी सभ्यता है। मैं बार बार इस सभ्यता का जिक्र करता हूं क्योंकि हमारे पूर्वज इतने महान थे, बहुत ज़्यादा महान थे हमारे पूर्वज। आज आप एक चीज़ देखा, काठ जो है, लकड़ी का काठ हो ना, पानी में गिर दिया उसने फूल जाओगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो घर में पानी हुआ करता ना, वो पानी जो था वो किस रास्ते से जा करता? नाली का रास्ता तो जा करता, वो नाली काठ की बनी हुआ कर दी और फूलिया कौन कर दी वह नाली। आज आजाद भारत के इतने साल हो गए, इतने सालों के अंदर भी प्रत्येक घर के अंदर शायद आपको शौचालय नहीं मिलेगा, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता 50 लाख की आबादी हुआ करती थी यहाँ, और उसके बावजूद भी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक घर के अंदर कुआं था, प्रत्येक घर के अंदर शौचालय था। कितनी बड़ी बात है हिंदुस्तान के अंदर, आजाद भारत में भी नहीं है। सोचो हमारे पूर्वज कितने एडवांस हुआ करते। तो इनमें से सबने बेरा है हिसार जिले का राखीगढ़ी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थान है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। पानीपत करनाल कैथल ऑप्शन में है, ये अलग है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद जो ब्लॉक जो है, या फिर नारनौंद तहसील कह सकते हो, नारनौंद हल्के का एक गाँव है राखीगढ़ी। हरियाणा खालिस्तान को हरियाणवी संगीत के रागिनी और सांग के सूर्य कवि का सम्मान दिया गया है। सूरदास, कूर्मादास, लक्ष्मीचंद।
रागनी और सांग का जरा जिक्र आ जाओ तो शुरुआत होगी 1903 के अंदर सोनीपत के जाटी कला के अंदर जन्मे पंडित लक्ष्मीचंद के नाम से शुरुआत होती है। ऐसे महान व्यक्ति युगों युग के बाद में जन्म लेते हैं। आजकल तो गुरु चेला का संबंध किमें भी कौन रह रहा। मानसिंह के शिष्य थे, अंधे मानसिंह को अपना गुरु माना था और इनके प्रसिद्ध शिष्य पंडित मांगेराम का नाम आपने सुना होगा। पाणसी के अंदर जिनका जन्म हुआ था। गुरु चेले की आपसी में लड़ाई मैच की, मांगेराम जी की और लक्ष्मीचंद की आपस में लड़ाई होगी। हाँ, तेरी जाकी के मैं गोला मारूं बाट गोफिया सणका, लड़ाई होगी दोनों गुरु चेलिया की। तो लक्ष्मीचंद ने बोला जा कड़ जाओगा, रागनी तो मेरे नाम की गाओगा। उस दिन के बाद कहते हैं कि पंडित मांगेराम ने कभी भी लक्ष्मीचंद की बनाई हुई रागनी नहीं गाई, आपकी न्यारी रागनी गढ़ी। पंडित लक्ष्मीचंद के 2 ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने उनका मान सम्मान किया और उनकी कभी भी रागनी नहीं गाई, जाट मेर सिंह और मांगेराम। उसके बाद में मांगेराम ने खुद की रागनी बनाई। सारी रागनियां में नाम किसका लिखा, लक्ष्मीचंद का लिखा, टेक गला उनकी लगाई। लेकिन कड़ा वो था या छोरी मड़े ही बफरिंग होगी और यहाँ काटन लग गया, तेरी सासू गला कुकर आग रही तो ये गार्डन जो गई। अनपढ़ होते हुए बेहतरीन किरदार, बिल्कुल। रागनी सुना दे और रागनी सुन का टाइम को फिर नो मास्टर तो यहाँ खाम खा के काम करने लग रहा है। सुरजीत कौर, ज्योति खान। तो लक्ष्मीचंद जो है मानसिंह इनके गुरु थे। कई बार बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मानसिंह जो थे वो लक्ष्मीचंद के गुरु थे। लक्ष्मीचंद के शिष्य पंडित मांगेराम, जाट कवि मेहर सिंह जो थे उनके शिष्य हुआ करते। ठीक है, कई नामों से लक्ष्मीचंद को जाना जाओ है, जैसे सांग सम्राट, सूफी दर्शन की मीरा, सूफी दर्शन की मीरा, सूर्य कवि या कवि सूर्य, सूर्य कवि या फिर कवि सूर्य भी किसको कहा जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। संपूर्ण कविता का कालिदास, संपूर्ण कविता का कालिदास भी किसको कहा जाओ है, लक्ष्मीचंद को संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाओ है। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कवि आप कह सको। ठीक है, सूफी दर्शन की मीरा, सूर्य कवि, कवि सूर्य, संपूर्ण कविता के कालिदास और सांग सम्राट के नाम से किसको जाना जाता है, पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। पीड़िया किस अवसर पर गाया जाता है, बहुत आसान प्रश्न है। राहुल राव इब्नी बेटा फिर कभी टाइम लगा जब पीड़िया किस अवसर पर गाया जाता है। अरे जमाए आसान प्रश्न है। अमृता, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड। जन्म के अवसर पर। ठीक है, तो जब बालक होया करे वो लेके आ कर मामा वो होंगे शास्त्री जी पीड़िया। हाँ वो है, मैंने शास्त्री जी बैठे बहुत जानकार आदमी है। तो सब ने मेरा पीड़िया किसके ऊपर गाया जाओ, तो जन्म के ऊपर गाया जाओ है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। मीनू चल बड़े ऐप छोरी तरह। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में जंगल वाला जिला है। बहनों पूछा हरियाणा में सबसे कम जो वन जो है इनमें से कौन से जिले के अंदर है। ठीक है, तो एक दिखने लग रहा है 0.71% जो हरियाणा की जो गुलाबी नगरी जो है फतेहाबाद के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने जिस फतेहाबाद को बसाया था, और वनों की दृष्टि से हरियाणा में सबसे थोड़े वन जो हकड़ा है फतेहाबाद के अंदर हैं। अगर आप पूरे हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा के 1586 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1586 वर्ग किलोमीटर हरियाणा की भूमि के ऊपर जो है वो वन है। 44,212 वर्ग किलोमीटर में से 1586 वर्ग किलोमीटर के ऊपर के हैं हरियाणा में वन है। परसेंटेज की बात करें तो टोटल 3.59%, हरियाणा की 3.59% जो भूमि जो है परसेंटेज में पूछा तो इतने हिस्से के ऊपर के है वन है। और उन्होंने पूछा कि हिंदुस्तान के टोटल क्षेत्रफल के कितने परसेंट के हरियाणा पर भूभाग है, तो 0.2%। ठीक है, पूरे देश का 0.2% है। हरियाणा की कुल भूमि का 3.59% है और टोटल 1586 वर्ग किलोमीटर जो हरियाणा का हिस्सा जो है इसके ऊपर के हैं वन है। ठीक है, कुछ वना के नाम ध्यान रखने हैं। आपने सुना होगा द्रौपदी जो पांडव जो थे एक वन में गए थे, काम्यक वन, व्यास वन,
काम्यक वन जो है, व्यास वन जो है महाभारत से संबंधित है, दोनों के दोनों वन है। सूर्य वन है, अदिति वन है, शीत वन है। सूर्य वन, अदिति वन और शीत वन, ये वनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। ये प्राचीन वन है और सारे के सारे हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के आसपास के वन है, ठीक है। हरियाणा के काम्यक हो गया, व्यास वन हो गया, सूर्य वन हो गया, आदित्य वन हो गया, शीत वन हो गया। यह हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो जिला जो है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर आसपास पाए जा करते महाभारत काल के अंदर। अमित तंवर, आज बैच में रौनक आई है, आप लोगों का प्यार है बहुत बहुत। अनिल यादव सही है। करंट अफेयर की भी करवा दो। हाँ, करंट अफेयर भी जोड़ रखे मैंने, इसमें पाऊंगे 10-12 % करंट अफेयर के भी आऊंगे। कुछ खास करंट अफेयर बनया को नहीं है। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ सुनीता जी, क्या करूं बेबी फिर आए, ठीक है। काम्यक, व्यासवन, सूर्यवन, आदित्यवन, शीतवन, ये सारे के सारे हरियाणा के कौन से जिले में है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में। जिन्हों पूछा हरियाणा में डाक के वन, डाक के वन जो है कड़े पाए जाओ, तो CM सिटी करनाल जो है, करनाल के अंदर डाक के वन के है पाए जाओ, ठीक है। जब नमी वाले साल के वन पूछे हैं कि नमी वाले साल के वन, नमी वाले साल के वन आपसे कोई पूछे तो हरियाणा का जो अंबाला जो जिला जो है, अंबाला जिले में नमी वाले साल के वन पाए जाओ, ठीक है। लिखाई भी बूंदी है, उसका शकल भी बूंदी है, लेकिन बात तो सूत्री करूंगा। के जवाब देना है सुनील कुमार, के को है? गुरुजी आप डेली बैच में आ जाया करो। हाँ बतलाओगे आप तारे सवाल जवाब करांगे, लास्ट के 5-7 मिनट जो होता रहेगा बतलाऊंगा, ठीक है। फिर वो करांगे। मुकेश बागड़ी, बेटा टेम नहीं है, एक बार वो करना है। लाइट जारी है, इन्वर्टर पर काम चला रखा है, लाइट बच जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो काम पर ध्यान देने में मन लगा फायदा है, ठीक है। तो और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे थोड़े जंगल कड़ा है फतेहाबाद के अंदर, सब तक गणे पूछे तो पंचकूला के अंदर। टोटल हरियाणा की 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के परसेंटेज पूछे तो 3.59, टोटल देश का पूछे तो 0.2% है। काम्यक, व्यास, सूर्य, आदित्य, शीतवन, ये सारे के सारे कड़ा है कुरुक्षेत्र के अंदर है। डाक के वन करनाल के अंदर है। नमी वाले साल के वन आपसे कोई पूछे तो हरियाणा का अंबाला जो जिला, ठीक है। हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक कौन है, ठीक है। तो हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी का वर्तमान निर्देशक डाक के वृक्ष है, उसके ऊपर जो पानी की बूंद है, तेल की बूंद है, पत्ता के ऊपर कुछ नहीं टेका, उसके ऊपर नुकन कर दे वह डाक कत्ती निपात भाई, उसका कोई असर नहीं होता, ठीक है। सारे के सारे इसके उत्तर गलत हैं। सुनील वशिष्ठ जो है वो वर्तमान समय में, सुनील वशिष्ठ वो वर्तमान समय में हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के निर्देशक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से निकला हुआ सिपाही है सुनील वशिष्ठ। इनको तृतीय वर्ग प्रशिक्षित है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। उसके बाद में इनको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई कि हरियाणा पंजाबी साहित्य अकादमी के वर्तमान समय में क्या है, निर्देशक हैं। तो इसमें ये उत्तर है को नहीं, थोड़ा देख लियो, ठीक है। पंजाबी गौरव अवार्ड दिया जाता है, 2.5 लाख रुपए उस पंजाबी गौरव अवार्ड जो साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाओ है। पंचकूला के अंदर इस अकादमी का क्या है, एड ऑफिस है, एड क्वार्टर है, ठीक है। आगे देखो सुनील वशिष्ठ, यह बात ध्यान रख लियो। बादशाह औरंगजेब के विरुद्ध मुख्य विद्रोह था जिसका नेतृत्व 60 लोगों के द्वारा किया गया था। सिख विद्रोह, सिपाही विद्रोह, सतनामी विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो औरंगजेब का नाम आपने सुना, हाँ गुरुजी पहली क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इतना आसान प्रश्न है, नु कहीं में से कोई नहीं। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह, अरे इतना आसान सा प्रश्न है। सतनामी विद्रोह, कौन सा विद्रोह है? सतनामी विद्रोह। एक गांव पड़ा है हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नारनौल के समीप में, एक गांव पड़ा है बीजासर गांव, बीजासर, ठीक है। इस बीजासर गांव के अंदर एक किसान रहा करता, किसान का नाम था वीरबान। ये वीरबान जो था क्या करा करता, अपने खेती बाड़ी करा करता। और खेती बाड़ी करते करते इसमें क्या मामला था वीरबान का, कि बड़ा शांत आदमी था, परमात्मा प्रभु को पाने वाला आदमी था, ठीक है। नु को न्यांड्या करता कि गाड़मों को मोटरसाइकिल पर चढ़ के अपने बाल बुल टेढ़े बह के चक्कर काटे, जड़ा भी थोड़ी हिन्नू लागा, गुंजाइश लागा, उड़े जाए ले। लेकिन भगवान ने पूजनीय आदमी था। इसकी एक और खास बात क्या थी, वीरबान जो था, संत रैदास का नाम आपने सुना होगा। संत रैदास का एक शिष्य हुआ जिसका नाम था उद्दा।
और जो उद्दा जो थे वो वीरभान के गुरु थे, ठीक है। इनने क्या किया, बीजासर गांव में आसपास में अपना भक्ति करनी शुरू कर दी, परमात्मा में लीन रहो। सिर के मुंडिया कहा कर दे, न सारा शरीर पकड़ा है, कोई बाल बुड़ को नहीं आ कर दे कि मैं भी, इसलिए इनको मुंडिया कहा कर दे, ठीक है। ये सेलियां के ये लगवाई छोरी तो आज पड़वान लगी है कि चिमटी चिमटी के लोग कर ये उन्हें रखा कौन कर दे डाकी सारा शरीर के, तो मुंडिया बोलिया कर दे। नो पूछ ले, एक प्रश्न पूछा था भाई मुंडिया किसने कहा जाए, तो सतनामी जो लोग जो उनको मुंडिया कहा जा करता, बात समझ में आएगी। तो जो वीरबान जो था ऐसा इसका प्रचार हो गया, अपना को नहीं होता गामा में पूछा पाछा करने लग जाए, ये भगत भुगत है, माता है जो है, लुगाई छोरिया में तो घड़िया आकर बेरा नहीं के चक्कर है। ओ बालाजी की मारा घर आई हो, बालाजी गाना गाओगे, गाना गाने तो कूदन लग जाएगी, बेरा नहीं बालाजी उसे की बाट में बैठा था। कुकराओ है आदमी, पूरी जो महिला जो है बालाजी के बड़ा कितना बड़ा आकार था, वो कुकर फंसेगा उसमें, लेकिन बनाए रखे हैं। लेकिन ये शुद्ध भक्ति जो थी परमात्मा को पाने की वो करया कर दे। तो धीरे धीरे क्या था, इसका जो प्रचार होता गया, जब प्रचार आगे बढ़ा तो एक दिन क्या हुआ, भक्ति करण खातर जो मुगल बादशाह औरंगजेब जो था, औरंगजेब के सैनिक आ गए, औरंगजेब के सैनिकों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया। तब औरंगजेब के सैनिकों को भगाने का काम कर दिया सतनामी लोगों ने। देखो शस्त्र के भी जानते थे, शास्त्र भी जानते थे, शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या इनके पास थी। पूरा का पूरा नारनौल जो है, नारनौल के ऊपर 1672 की बात है, क्या कर दिया, जो सतनामी जो लोग थे, सतनामी लोगों ने नारनौल पर कब्जा कर लिया। और तब अपनी इन लोगों ने क्या कर दिया, अपनी ही एक व्यवस्था बना ली, कानून व्यवस्था बना दी, लोगों से टैक्स लेने लगे, और टैक्स लेके इसके ऊपर नारनौल के ऊपर सतनामियों का कब्जा हो गया। और औरंगजेब की जितनी भी सेना आंदी, ये लोग क्योंकि इसे थे कि इन पे खोण न कुछ कौन था, मतलब पाण न कुछ कौन था, खोणे खोण न था, घर तक दूर रहा कर दे, मोह आया था, सारी चीज़ें तो दूर हो गए थे। कौन आ करता जो कर अपना 45 साल का आदमी हो जाए, लुगाई दौड़ जाता होगा, पर न मिले क्यों बीड़ी तोड़ेगी, वो मंडल की चिंता रहो, लुगाई की चिंता को रन दी। तो पूरा यो काम था, मतलब इन तो पीसा मोह माया लुगाई चोरी सारी चीजें दूर थे बंदे, तो मरण मारने तैयार थे, ठीक है। और मरण मारने तैयार थे तो क्या हो गया, नारनौल के ऊपर कब्जा कर लिया, दिल्ली मात्र 16 मील दूर रहेगी। तब औरंगजेब ने सोचा कि तो अड़बैद करनी पड़ेगी, तब तोप भेजी, 10,000 की सेना भेजी, और एक राजा था विष्णु कछुआ, गद्दार कहूंगा मैं तो, राजा नहीं था, विष्णु कछुआ, विष्णु कछुआ। ये जो विष्णु कछुआ राजा जो था, सतनामी विद्रोह में मुगलों का नेतृत्व, अगर आपसे कोई पूछता तो इसने किसने किया था, मुगलों का नेतृत्व विष्णु कछुआ की ओर से किया गया था, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है, मुगलों की ओर से सतनामी विद्रोह का नेतृत्व। 10,000 की सेना आ गई, लेकिन 5,000 लोग सतनामी मारे गए, कुछ बच गए 200-300, लेकिन बादशाह को पीठ दिखा के उड़े खड़े रहे, क्योंकि मरण मारना तैयार थे। और वो पछले जो बच गए, मुगल औरंगजेब की 200 शाही अफसरों की हत्या कर दी, और उसके बाद में उनको भी बोटियों से काट दिया गया। तो हरियाणा का इतिहास का प्रसिद्ध सतनामी विद्रोह 1672 के अंदर हुआ था, ठीक है। 60 लोग जो मुख्य थे उनके द्वारा नेतृत्व किया गया था। बीजासर गाँव वो गाँव है हरियाणा का जहाँ से सतनामी आंदोलन खड़ा हुआ था, और खड़ा करने का श्रेय कोई आपसे पूछता तो वीरबान नामक व्यक्ति के द्वारा, वीरबान के गुरु थे उद्दा, उद्दा के गुरु थे संत रैदास, ठीक है। विष्णु कछुआ एक शासक है। विष्णु कछुआ ने क्या किया था, जो मुगल सेना जो उसकी तरफ से सतनामी विद्रोह का नेतृत्व करने का काम किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेद में, पृग्वेद नहीं है, ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में उल्लेखित सप्त सिंधु या 7 नदियों में नहीं आता। सप्त सिंधु प्रदेश या फिर सप्त सैंधव प्रदेश क्या कर दे। राहुल आपका कमेंट से होने लग रहा है बेटा, ठीक है। जमा जी से आ गया जी, पढ़न राम अवतार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास चौधरी, सुनील मारकंडा, प्रवीण यादव, हिंदू धर्म में बेरानी भाई, कमेंट बहुत तेजी से चलने लग रहे बेटा, बहुत जल्दी जल्दी आने लग रहे हैं, तो समझ को नहीं आया, दोबारा टाइप कर दे एक बार, ठीक है। देखो सप्त सिंधु प्रदेश कौन से हैं, 2 चीज याद रखने आपने। एक तो सिंधु शब्द आ गया, 7 नदी हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, 7 नदियों के आसपास का जो हिस्सा जो है उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाओ है। सबसे पहले देखो सिंधु शब्द आ गया, तो एक तो सिंधु नदी लेनी है आपने ऊपर से, ठीक है। सिंधु आ गया, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, सरस्वती, ठीक है। ये नदी है
रावी, यमुना, मारकंडा, झेलम। यमुना का जो इलाका जो है यो भी किसके अंदर आ जाओ, सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर आ जाओ है। तो सिर्फ एक बच गया इसके अंदर, क्या बच गया, मारकंडा जो है। मारकंडा जो है किसमें को नहीं आता, सप्त सिंधु प्रदेश के अंदर आओ है। बालक बहुत गणे होंगे जिले स्वैप के ऊपर, आप लोगों की दुआ है कि गणे होंगे बालक के साथ। तो कुछ नहीं, बहुत सस्ते में सिर्फ 99 रुपया में आप इस बेचने ली स्वैप के ऊपर जाकर खरीद सको, सिर्फ 99 के अंदर। शायद इससे सस्ता तो कुछ भी कौन मिले। इतना का तो मन लागत हमें रिचार्ज करवा देंगे होगा अगली का 99 तो क्या अंदा होगा। शास्त्री जी, शास्त्री नु का मन के फिर अपना हिंदी वाले बेचारे बहुत बोले वाले आदमी है, बहुत शुद्ध आदमी है आत्मा के। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है, बताओ वैसे बस। ए बड़े विष्णु, सुनील, ज्योति खान, मुकेश बागड़ी, 598। अच्छा रिचार्ज लिखा है कि 598 का, पढ़ ले बेटा। ये रिचार्जा में कुछ कौन दे रहा, ये तो पछले दिन मेरी ताड़ी बजान का रह जाएगा। वेरी गुड। यमुनानगर जो है हरियाणा का, यमुनानगर जो जिला जो है इसकी सीमा जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ में भी थोड़ी सी टच करती है। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ जो है दोनों की सीमा किससे टच कर है, राजस्थान से इन दोनों की सीमा टच करती है। और हरियाणा का चरखी, दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसे गलबी को लगती। ठीक है विकास चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आप लोगों की दया है, दुआ है, आप लोगों का प्यार है। ठीक है राहुल, बहुत बढ़िया है। फतेहाबाद जिले का नाम इसके मुख्यालय के कस्बे पर पड़ा जिसकी नींव 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खान के ऊपर पड़ी थी। तो सबने बेरा है फिरोज शाह तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बेटे के नाम के ऊपर हरियाणा के फतेहाबाद की स्थापना करने का काम किया था। बहुत आसान प्रश्न है, डेली क्लास ले लिया करो, कोशिश करूंगा बेटा लेने की। 2 और मास्टर फिर हुए रुस जाएंगे, नुकोंगे हमारी क्लास के अंदर कौन करवान दे, हमारे फोटो के अंदर लाए थे, बहुत सारी चिंता हुई है। अंजू थैंक यू बेटा, सच में मजा आ गया, रौनक आ गई। धीरज शर्मा, आप लोगों का प्यार है। प्रवीण यादव, सर हिंदू धर्म में महिलाओं का शमशान जाना क्यों मना है, मरा लगदर, इतने से प्रश्न भी पूछ ले हुआ है। लंबे कभी चर्चा करूंगा इसके ऊपर, बहुत विस्तार में जाना पड़ेगा इस चीज के ऊपर। राहुल शर्मा थैंक यू। अब वो बताने लग गया कि क्यों जाना, तो 15-20 मिनट खराब हो जाएगी, इतना मेरा इन्वर्टर बोल जाएगा, क्लास बीच में रह जाएगी। ठीक है तो सबने मेरा फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना भी करी थी, हिसार को किला कहा। ठीक है तो फिरोज शाह तुगलक वो शासक है, जिक्र करांगे एक दिन फिरोज शाह तुगलक का भी, यूट्यूब के ऊपर करांगे। हो रहा तो ठीक को नहीं क्योंकि पीछे देखे पड़ो हो रहा तो। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भूगोलिक लक्षण नहीं है, निम्न शिवालिक की पहाड़ियां, बांगर भूभाग, यमुना, गग्गर का मैदान और चंबल घाटी। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है निम्न शिवालिक की पहाड़ियां जो है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। बांगर का क्षेत्र हरियाणा के मध्य भाग की तरफ, या जो यमुना के भाग का क्षेत्र है, यमुना गग्गर का मैदान जो है पूरा हरियाणा सिर्फ 2 नदियों के बीच में बसा है, यमुना और गग्गर के बीच में हरियाणा बसा हुआ सिर्फ एक बच गया। चंबल घाटी जो है ये हरियाणा की भौगोलिक विशेषता का लक्षण चंबल घाटी नहीं है। चंबल एक नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है चंबल घाटी का हमारा हरियाणा तक कोई संबंध कोई नहीं। ठीक है मीनू, पूजा सरोहा, अतुल, विकास चौधरी वेरी गुड, राजस्थान में है, बहुत बढ़िया भाई, बड़े अच्छे बंदे हो। निम्नलिखित की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई थी। शाह कलंदर मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, लाल किला और मयूर सिंहासन। देखो सबसे पहले तो 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने का काम किसने किया था, बाबर जो था, बाबर ने पानीपत का पहला जब युद्ध हुआ था 1521 के अंदर, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराने का काम किया था। धोखे से रहा था उस बंदे ने। बाबर के पास तो सेना की मिनी थी, मात्र 20,000 सेना थी, और इब्राहिम लोदी के पास में 5 लाख से ऊपर की सेना थी, उसके बाद भी हार गया। याद रखिए इस देश के अंदर चाहे बाबर हो, चाहे अकबर हो, चाहे शेरशाह सूरी तो चल यहीं का था, चाहे चंगेज खान का नाम सुना होगा आपने, जितने भी बाहर से विदेशी आक्रांत आए, चाहे अंग्रेजों की बात मैं करूं, कभी भी इस देश के अंदर वो लोग सेना लेके नहीं आए थे। इस देश के गद्दारों ने हमेशा से ही विदेशी लोगों का साथ दिया था, उसके कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा था। कभी वो लोग सेना लेके नहीं आए। बाबर तो पानीपत के पहले युद्ध में लड़न तक पहली राणा सांगा की मदद खातर, बस के बोलू नुका के मास्टर बूंडा बोला है, जमा उकड़ू के जा लिया था, सेवक जा लिया था। राणा सांगा ने लड़न तक मना कर दिया था। रात के अंधेरे में
इब्राहिम लोदी के ऊपर अटैक किया था, और उस अटैक के बाद में फिर जो थी पानीपत के पहले युद्ध में तोप का गोलों का प्रयोग किया था। और उसके बाद में बाबर की एक बहू थी जिसका नाम था काबुली, और अपनी बहू का प्यार में काबुली बाग मस्जिद बनवाने का काम किया था, पानीपत के अंदर है। और मुगल काल की हरियाणा में प्राचीन इमारतों में से एक मानी जाओ है काबुली बाग मस्जिद। अपनी रानी की जीत की, अपनी जीत की याद में अपनी रानी का नाम पर बना दिया। पढ़ लिया करो, तांबी बहू का नाम पर किमें न किमें तो बना लोगे, नहीं कुछ नहीं बाबा व ताड़ी बाजे, ऐसा काम हो जाएगा। बरना का को बाबा भी बैज के लिखा करा के उसे अड़ा किमें न किमें खोज ले। मौका है, अतिथि देव बहु, इसी चीज ने तो बिठा दिया पे। चीज तो यह है। अजय फोन आएगा किसी का, देखिए अटेंड करिए, बोल दे क्लास में सर, ठीक है। विनोद ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो काबुली बाग मस्जिद कड़ा है, हरियाणा के अंदर है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत में है। बाबर ने इसको बनवाने का काम किया था जब इब्राहिम लोदी को हराने का काम किया था 1526 के अंदर, ठीक है। मयूर सिंहासन शेरशाह, मयूर सिंहासन का जिक्र यहाँ नहीं होगा क्योंकि मयूर सिंहासन का संबंध काबुली बाग से नहीं है। इसका जिक्र भी आप करांगे। ईरान का एक शासक था वो ले गया था इसने, बाद में जिक्र करांगे इस सिंहासन का भी। ये आगे देखो थोड़े से करंट अफेयर के प्रश्न है। पूजा बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है। सो स्वीट सर रे हे छोरी। विकास चौधरी रहने दे छोरे, किमेंद्र रहने बात में। नादिर शाह, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है आपकी। आशा मलिक सर जी, अच्छा क्या था जोड़ा है गार्डन जोगी, इतने दिनों बाद रोज आया करूँगा बेटा, ना डर। शास्त्री जी अपने साथ, तो हाँ शास्त्री जी तो मेरे दिल के टुकड़े हैं, जिगर के टुकड़े हैं। पिछले 7 सालों से अभिमन्यु शास्त्री जी का निरंतर आशीर्वाद मेरे सर के ऊपर बना हुआ है। हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क पोर्टल लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने, ठीक है। दिखने लग रहा है वह सब नुकानू। तो ये जो पोर्टल जो है हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल, जो इस पोर्टल के ऊपर क्या किया जाएगा, जो कर को टेंडर टुंडर छूटा उसकी बोली लग गया करा उस खातर है, ठीक है। यह बात ध्यान में रखनी है, गणा खास जुगाड़ से को नहीं हो मैर लियो रट्टा। देखो ई बाजो संजीवनी परियोजना, एकीकृत स्वास्थ्य समाधान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है यह बात, ठीक है। 24 मई 2021 को हरियाणा के करनाल जिले से या कोरोना में या महामारी शुरू किया गया था, ठीक है। संजीवनी परियोजना जो है इसके अंदर क्या था, जो 200 डॉक्टर जो हैं वो फोन पे बताओगे भाई कोरोना आ रहा है तो क्या दवाई गोली लेनी है, स्वास्थ्य का हालचाल पूछेंगे, ठीक है। कोविड की किट तैयार करी गई थी 6500 और गणाए सौदा यो है, इनकी जरूरत को नहीं, बस 2 चीज याद रख लियो। संजीवनी परियोजना का संबंध किससे है, कोविड-19 से है, ठीक है। और कड़त शुरू हुई थी परियोजना हरियाणा के करनाल जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से यह योजना शुरू हुई थी। पूछा कद शुरू करी थी, तो मनोहर लाल खट्टर ने 24 मई 2021 को यह योजना लॉन्च करी थी, ठीक है। अमित मल्होत्रा रियली सर यू आर ए जीनियस टीचर, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआ है, माय फेवरेट सर। हॉस्पिटल में भीड़ कम करने के लिए, हाँ राहुल बहुत बढ़िया बात है सर। अब कहाँ थे अब तक बेटा, कोरोना हो गया था, अब भी कमजोरी है, बोलिया कौन जानता ऐसा काम हो रहा है, बहुत घातक बीमारी है, ठीक है। तो बच के रहने में फायदा इससे। संजीवनी परियोजना हरियाणा के करनाल जिले से शुरू हुई है, ठीक है। 24 मई 2021 को संजीवनी परियोजना हरियाणा के करनाल से शुरू हुई थी, बस यह बात ध्यान रख लियो। अगली परियोजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह की योजना पेपर में बहुत पूछ जाऊं है। अतुल मास्क लगा के रखा, अगर उरा कड़ा लाऊं मास्क तो 2 जने बैठे हैं, शास्त्री जी बैठे हैं, चाहे अपने टेक्निकल अजय बैठे हैं, हाँ। अरे छोरे ऐसा कि मैं को नहीं, तारी बाट देखते देखते सर बड़का की आंख पिघल गई। आप लोगों का प्यार है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जल्दी मिनू, अब कोई दिक्कत नहीं है, रिकवर हूँ बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत क्या है, जिसका कोविड में जिसके माँ बाप दोनों की डेथ होगी, राहुल राव शास्त्री जी का कोने यहाँ कोरोना क्यों होगा, लगदर क्यों मारा है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की है कि जिसके माँ बापू दोनों मर गए थे, उन खातर हरियाणा सरकार ने पहल शुरू करी है, अनाथ बच्चों को 2500 रुपये प्रति माह मिलेंगे। प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दे देगा
कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कितने रुपए मिलेंगे, तो 2500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। या कोविड से अनाथ बच्चों की सहायता के लिए कितने रुपए मिलेंगे, तो भी 2500 रुपये मिलेंगे। अन्य खर्च जो होंगे उसके पढ़ाई लिखाई के, उसका 12,000 रुपये 1 साल के मिलेंगे। यह बात राहुल राव लगेंगे भाई, बायोलॉजी वाले सर भी, उनका पूरा परिवार कोरोना से पीड़ित था और बड़ी मुश्किल से सर रिकवर हो, इस वजह से क्लास नहीं लगी, सारी लग जाएंगी, थोड़ी सी टिकाई कर ले। 50 बार कमेंट कर दिया, ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। और 18 वर्ष की उम्र तक प्रत्येक उनका खाता में 1500 रुपये प्रति महीना जमा करे जाओगे, ठीक है। और जो छोरी जो हैं उनका 51,000 रुपये ब्याह का टाइम पर मिलेगा, सगुन मिलेगा। ये 5-4 बात याद रखनी। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में जो अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप मर गए, 2500 रुपये पर महीना मिलेगा। जो एक्स्ट्रा खर्चे जो उन खातर 12,000 रुपये मिलेंगे। और 18 वर्ष तक उनका खाता में 1500 रुपये महीना जमा कराया जाएगा। ब्याह ऑन जोगी होगी उस टाइम पर 51,000 की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आजकल तो खट्टर वाले 51,000 की जरूरत कौन पड़ती, मन लगा है। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा सरकार भी प्रतिमाह देगी 2500 रुपये, ठीक है। यह बात है, यो जो मैंने बताई थी वही मामला है, 2500 रुपये देगी जो कोविड के अंदर जो बालक अनाथ हो गया उनने, ठीक है। मारे खिलाड़ी मारी शान, टोक्यो ओलंपिक 2021 भाई कड़ा होगा, टोक्यो में होंगे ओलंपिक 2021, केवरा होंगे कि नहीं संशय है, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 खिलाड़ियों के लिए तो हरियाणा सरकार क्या कर रहा है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। हरियाणा सरकार जो है 5 लाख रुपए प्रदान करे जाओगे, जो क्वालिफाई करेंगे, जो पात्र होंगे उन्हें डाइट वगैरह के मिलेंगे, ठीक है। यह बात ध्यान रखनी। कितने रुपए मिलेंगे, 5,000 रुपये मिलेंगे। यह बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है। दूसरा जो है इनाम, जो है इनाम नगद राशि बेरा है। गोल्ड मेडल ले आओगा तो 6 करोड़ है, चांदी वाला ले आओगा तो 4 करोड़ है, कांस्य पदक ले आओगा तो कितने मिलेंगे, 2.5 करोड़ ले आओगा। और जो इसमें पार्टिसिपेंट करेगा उसको 15 लाख रुपये मिलेंगे, ठीक है। यह बात याद रखनी है। जीके अभी सर नाम का यूट्यूब चैनल है, मनु शास्त्री सर को जरूर सारे के सारे लाइक फॉलो शेयर सबकी मैं करती हूँ जो तरफ हो, ठीक है। यह बात याद रखनी है। मतलब वो एक जन कोरोना का जिक्र चल रहा था, बार बार कमेंट आओ है, इसे से लोग हैं जो अगर पूछा तो नो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई ऑक्सीजन चाहिए, बोले काढ़ा पी ले। अरे काका काढ़ा न्यारी चीज है, ऑक्सीजन न्यारी चीज है। हाँ, मेहनत को सब सलाम करते हैं, बिल्कुल। विनेश फोगाट ने ले लिया सबसे पहले। गुरुजी अतुल समझ नहीं है आपका कमेंट, क्या बोलो हो, ठीक है। यह बात याद रखनी है। खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक में तैयारी की 5 लाख रुपए जो पात्र है उनको मिलेंगे, या 6, 4, 2.5, यह बात याद रख लियो, 6, 4, 2.5, ठीक है। 6 गोल्ड मेडल हैं, चांदी वाला के 4 हैं, जो कांस्य का इसके कितने हैं, 2.5 करोड़ रुपए। लेकिन प्रतिभागी जो इसमें हिस्सा लेंगे उनको कितने हैं, 15 लाख रुपए मनोहर लाल खट्टर सरकार देने का काम करेगी। ये कोविड से अनाथ होने वाला दोबारा फिर आ गया मामला। समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु हरियाणा सरकार ने जो कानूनी सहायता सेवा जो थी, हमारे अनुसूचित जाति के भाई बहन जो है, यदि उनकी किसी के लड़ाई होगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, लठ बाजेंगे तो थाना में जाना पड़ेगा, उसका आगे कोर्ट होगी, कोर्ट में जाने खातर गरीब आदमी द्वारा पीछे को नहीं होंगे। तो पहले हरियाणा सरकार कानूनी सहायता में 11,000 रुपये दिया करती। SC जो शेड्यूल कास्ट के जो है उनको अब कितने रुपए देगी, अब 22,000 रुपये कानूनी सहायता देने का काम करेगी हरियाणा सरकार, ठीक है। याद रख लो, ठीक है। अब कितने मिलेंगे, 22,000 रुपये हरियाणा सरकार अनुसूचित जनजाति के भाई बहनों को देने का काम करेंगे। हरियाणा के गुड़गांव का जो मानेसर जो है, हाल ही में इसको नगर निगम भी बनाया गया है। मानेसर के अंदर फ्लिपकार्ट जो है सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बना होगा। गांव का नाम है पातली आजीपुर, यह ध्यान रखना है। पातली आजीपुर जो है, इस गांव के अंदर जो फ्लिपकार्ट जो है वो सबसे बड़ा आपूर्ति केंद्र बनाने का काम करेगा। और इससे करीब करीब 12,000 हरियाणा के अंदर रोजगार मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। 12,000 रोजगार मिलेंगे। मानेसर में सबसे बड़ा फ्लिपकार्ट का आपूर्ति केंद्र मिलेगा, जब तक कि उसका सप्लाई उसका है। ई लक्ष्य वाहिनी, काम तो बड़ा अच्छा हरियाणा सरकार का, लेकिन ना हरियाणा सरकार द्वारा मास्टर बस सरकार क्या करेगी, जो गामा में CSC सेंटर जोन, CSC सेंटर के माध्यम से फ्री कोचिंग देगी। 100 से अधिक प्रतियोगी क्लासा खातर फ्री कोचिंग देने का काम करेगी हरियाणा सरकार। 5 जिले चुने गए हैं, कैथल, अंबाला, यमुनानगर, जींद और झज्जर। इन 5 जिलों के लोगों को 100 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी, लगभग 10,000 छात्रों को। नू पूछ जाओ हरियाणा सरकार फ्री में कोचिंग देने लग रही है, उस योजना का नाम क्या है, तो उस योजना का नाम है ई लक्ष्य वाहिनी। क्या नाम है, ई लक्ष्य
वाहिनी, इस योजना का नाम है। लेकिन ठंडा बस्ता में है बेरा है, कुछ नहीं होना। हरियाणा पुलिस का पेपर कद होगा, बार बार कहूँ पेपर चक्कर दे, वो अपना काम क्या है तैयारी करने का, अपनी तैयारी जारी रखे जाओ, पेपर के चक्कर में ना पड़ो, क्यों माथा मारो। GMDA और FMDA के लिए अहम फैसले, देखो यो ऊँ तो ये फैसले पूछ लेता अपने कि मैं काम के कोने ना पेपर में मन तो लगता कौन पूछेंगे, लेकिन ये फुल फॉर्म जो है ये पूछ ले होंगे कि GMDA और FMDA की फुल फॉर्म की है। गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण, हिंदी वाले लिख लें, गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण, ठीक है। और फरीदाबाद, गुड़गांव फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद और गुड़गांव, इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपने याद रखनी है। गुड़गांव महानगर जो है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, अंग्रेजी इतनी आंधी को नहीं, उच्चारण गलत भी हो इसका ही ध्यान रख लियो। हरियाणा पुलिस का बैच बहुत जल्दी आएगा, जून के आखिरी हफ्ते के अंदर बैच आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इस कोर्स की फीस जो आप देखने लग रहे हो सिर्फ 99 रुपये है। 99 रुपया के अंदर आपको 100 घंटे हरियाणा जीके कराई जाओगी, ठीक है। यानी 100 क्लास मिलेंगी पूरी हरियाणा जीके, और गला करंट अफेयर जो है करंट अफेयर मैं कराऊंगा, तो सारी की सारी चीज़ें कवर होगी सिर्फ 99 रुपया में, इस बैच की कीमत है, ठीक है। तो ये रखना है, यो गुड़गांव महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, ये नाम याद रख लियो दोनों। हरियाणा में एक उत्सव चला था मनोहर लाल ने, CET का बैच भी आओगा, कॉमन बैच आओगा, उसमें सारी चीजें होगी। अनूप आपका कमेंट दिखा को नहीं, एक बार दोबारा से करने का प्रयास करें, कमेंट बहुत तेजी से चल रहे, दिखने को लग रहे, ठीक है। महामहिम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, इनको आदर्श मान करके, क्योंकि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती होती है, इसलिए इसी दिन को लेकर के 11 से 14 अप्रैल को हरियाणा के अंदर एक उत्सव मनाया गया था, दवाई भी कड़ाई भी, टीका उत्सव, यह बात ध्यान रखनी, ठीक है। टीका उत्सव भाई, नए बैच भी शुरू करेंगे अनिल यादव, थोड़ा बहुत ग्राम सेव का बैच, जो कॉमन बैच शुरू कराएंगे, जो CET में भी काम आएगा, ग्राम सेव में भी काम आएगा, हरियाणा पुलिस में सारा सौदा में काम आएगा, ठीक है। अमर पवार PDF की आपसे कोई कमिटमेंट हमने नहीं करी थी, लेकिन कोशिश करेंगे आपने PDF देने की, नोट्स देने की, लेकिन कमिटमेंट ही है, अभी मैं इसको पक्का नहीं मान सकता, काम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो टीका उत्सव हरियाणा में, कोरोना का टीका उत्सव कब चला गया था याद रखनी, 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच में हरियाणा में क्या था, टीका उत्सव। ज्योति खान टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, GK परवीन उड़ान, टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे GK परवीन उड़ान, फेसबुक के ऊपर सर्च करोगे GK परवीन उड़ान, वहां मैं आपको मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर परवीन उड़ान के नाम से ID है, ऑर्डर भी पा जाऊंगा, ठीक है। बहुत एंडी पर्सन है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP फतेहाबाद के पपिया पार्क में ये शुरू हुआ। देखो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या है, सीवरेज का पानी इसमें आ जाएगा, उसके बाद में साफ करके उल्टा लोगों ने पीने का काम करेगी हरियाणा सरकार। दिल्ली में तो कई दिन तो चल रहे, अपना हरियाणा में भी शुरू हो गया। तो नू रखना कि ध्यान नू रखना कि हरियाणा के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP कड़ा शुरू हुआ, तो फतेहाबाद के पपिया पार्क जो है इसके अंदर STP शुरू हुआ है। या थोड़ा सा घुमा के नू पूछ लेगा कि जापानी कंपनी डाइकी एक्सिस इंडिया जो है, इसके सहयोग से हरियाणा के कौन से जिले में STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हुआ, तो यह बात रखनी है किसके सहयोग से शुरू हुआ है, जापानी कंपनी है डाइकी एक्सिस इंडिया, इसके सहयोग से STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद के पपिया पार्क जो है ओड़ा शुरू होया, ठीक है। सर हम लिख लेंगे नोट्स में, मजा ना आता। हाँ मीन वो आपकी मर्जी है बेटा, कैसे भी करो, कवर हो जाएगा बेटा, अभी पेपर है नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, बड़े आराम से कवर हो जाएगा, ठीक है। वो टेंशन ना छोड़ो, सिलेबस करवाओगे पूरा पूरा। देखो हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने खातिर एक नीति बनाई थी, और नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, TTT, यह बात याद रखने। बस कौन सी नीति के ऊपर हरियाणा सरकार ने काम किया, TTT, 3 T है, कौन सी, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, ठीक है। ट्रीटमेंट यानी पहले तो टेस्ट कराया है कोरोना का, फिर उसके बाद में कोरोना का टेस्ट करके उनको ट्रैक कराया कड़ा रहा, उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट दिया गया है। तो यह बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा सरकार ने कोरोना से लड़ने खातिर कौन सी नीति का गठन किया था, कौन सी रणनीति के ऊपर काम किया था, TTT के ऊपर काम किया था, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, ठीक है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, इस नीति के ऊपर लगभग 60 लाख परिवारों को इसके अंदर क्या किया था, खट्टर सरकार ने शामिलकरण का काम किया था। हरिहर योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना। देखो हरिहर योजना जो है, हरियाणा के अंदर जो लावारिस बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं,
इस बैच में आप ही लिया करो क्लास। हाँ, 2 बालकिशन सर जी हैं और फुगाट सर हैं, वो भी क्लास लेंगे, मैं भी क्लास लूंगा, ठीक है। सारे के सारे टीचर वो करेंगे जरूर, सारे के सारे। कमेंट मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपकी बहुत तेजी से चल रहे हैं। हरियर योजना में क्या है, लावारिस बच्चे जो हैं, लावारिस बच्चे हैं, इनका प्रमोद प्रणाम भाई, लावारिस बच्चों खातर हरियाणा सरकार क्या करेगी भाई, पढ़ाओ लिखाओगी उन्हें, उसके बाद में नौकरी भी देने का काम करेगी। जो लावारिस बच्चे हैं, ठीक है, देखभाल करेगी, पुनर्वास और वित्तीय सहायता देगी, निःशुल्क सरकारी और कॉलेज की शिक्षा देगी। अनुकंपा के आधार पर रोजगार का मतलब क्या है, हरियाणा सरकार कैबिनेट की एक मीटिंग करके प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को बिना वैकेंसी निकाले सरकार नौकरी दे सकती है, उसको बोलते हैं अनुकंपा के ऊपर आधारित नौकरी। कौन देखा कई बार को हादसा हो जाए तो सारे के सारे कड़े भी कोई मर्जे मान लिया, चाहे कोई आंदोलन हो चाहे मर्जे को, तो सीधा सीधा एक वो कौन होती भाई, मांग करेंगे भाई परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। सुजाता रेस्ट जरूरी आपके लिए, थैंक यू बेटा। तो याद रखने, अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलेगी, मकान मिलने खातर लोन देगा। बस पेपर में 9% पूछ सके भाई हरियर योजना का संबंध किससे है, तो लावारिस बच्चों की पढ़ाई लिखाई से हर योजना का संबंध है, बस यह बात याद रखनी है, ठीक है। खेलो इंडिया का चौथा संस्करण 21 नवंबर से, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021, इनकी मेजबानी कौन करेगा, बेस्ट टीचर लिस्ट ऐप के ऊपर राजेश जी, थैंक यू, आपका स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, याद रखना, खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2021 के अंदर इनकी मेजबानी हरियाणा सरकार करने का काम करेगी, ठीक है। नवंबर के अंदर ये खेल होंगे, यह बात याद रखनी। 21 नवंबर से हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, शाहबाद, इन 3 जगह को चुना गया है, यह बात याद रखनी है। पंचकूला से आगाज होगा, यह बात याद रखनी है। मेजबानी पंचकूला, अंबाला और शाहबाद, इसके अलावा दिल्ली और चंडीगढ़, ये चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। हाँ, दुष्यंत चौटाला ने दी थी, अनुकंपा के आधार पर दे सकती है सरकार। खेलो इंडिया 25 तरह के खेल हो गए, इसके अंदर 21 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेंगे, ये सारी चीजें लिख लियो आप, ठीक है। खेलो इंडिया के अंदर अनिल यादव, बिल्कुल लिसो ऐप के ऊपर बेहतरीन तैयारी हो रही है, सभी सेल्फ कॉन्फिडेंस भी मेरा इंप्रूव हो गया गुरुजी, थैंक्स लिसो टीम। बिल्कुल मेरी कोशिश है इससे भी सस्ती दरों के ऊपर आपको कोचिंग उपलब्ध करवाने की। अभी तो खत्म होने को बेटा क्लास, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लियो आप। तो याद रखना है, खेलो इंडिया का चौथा संस्करण है, 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक चला है। यो खेलो इंडिया यूथ गेम का अंबाड़ा इसकी मेजबानी करेगा। अंबाड़ा के अलावा पंचकूला, अंबाड़ा और शाहबाद, दिल्ली और चंडीगढ़, इन 5 जगह पर मुख्य रूप से खेल होंगे। 25 तरह के खेल होंगे। मेजबानी पूछो तो हरियाणा का अंबाड़ा जो हो मेजबानी करेगा, ठीक है। 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजन होगा, 8,500 लोग भाग ले होंगे। 5 पारंपरिक नए खेल शुरू करे हैं, गतका, कलारी पट्टियू, थांगत्या, मलकंब और योग, ये नए नए योग शुरू करे हैं। मारा तो बचपन में लिल्ली घोड़ी खेलिया करते, और कौन से कुंडल कांडल चप्पल चुप्पल मारने, तोता उड़ मैना उड़, कौन आजकल के खेले जा रही है। HSC का नया कोर्स भी आगा विक्रम, ठीक है। विनोद ठाकुर, ऐसी आप लोगों की दुआ है। हाँ, 90% पंचकूला में होंगे, मीनू आपकी सही बात है। गवर्नमेंट जॉब के लिए बेहतरीन टीचर, थैंक यू, आप लोगों की दुआ है देवेंद्र, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्री जी आ जाइयो सर, प्रवीण सर की तो क्लास में बिजी हैं, बिरानी बक्की का वो छोरा भी। तो 5 पारंपरिक खेल हैं, खेलों के नाम ध्यान रखने, गतका, कलारी पट्टियू, थांगता, मलखंब और योग, ये शामिल होंगे। इतने डिटेल में नहीं याद रहो तो बस एक बात याद रख लियो, 21 नवंबर तक 5 दिसंबर तक पंचकूला इनकी मेजबानी करने का काम करेगा, अंबाड़ा और वो साथ में, ठीक है। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा गया था, बहुत आसान प्रश्न है। हरियाणा के अंदर जो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन कब लगा था, बिल्कुल आसान प्रश्न, शाबाश। आपके पढ़ने से 6 पेपर क्लियर हो गए, बिल्कुल आप लोगों की दुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं रोज क्लास ले लिया करो। अतुल जी बिल्कुल, बी 1967 आपकी बात बिल्कुल सही है। 2 नवंबर 1967, 2 नवंबर साल 1967 हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था, 202 दिन ये राष्ट्रपति शासन चला था, ठीक है, 2 नवंबर 1967 को। और जिसमें राष्ट्रपति शासन चला था तो उसमें भारत के राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति थे, यह बात याद रख लियो, ठीक है। जैसा कि नाम से पता है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या टाइम हो गया? ठीक है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद में डॉक्टर राधा कृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, संदीप अलाउत राम राम।
5:37 हो गए। हाँ, तो बोर तो नहीं हो रहे? बंद करूं क्लास ने? राकेश मुंदरी, तब भी ठीक है भाई। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधा कृष्णन और राजेंद्र प्रसाद, ये जो दोनों जो थे, इनके बाद तीसरे राष्ट्रपति बने। पहले दोनों राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में कभी भी मांसाहार राष्ट्रपति भवन में परोसा नहीं गया था, कभी भी। लेकिन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने मांसाहार शुरू किया था। एक मुस्लिम राष्ट्रपति ने मांसाहार राष्ट्रपति भवन में शुरू किया, और एक मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे मसीहा, उन्होंने इसको बंद करने का काम किया था। डॉक्टर कलाम साहब तो फर्श के ऊपर, टाट के ऊपर, दरी के ऊपर बैठ के राष्ट्रपति भवन के कर्मचारियों के साथ में खाना खाया करते थे। इसलिए इस देश के अंदर व्यक्तित्व की पूजा नहीं होती, कर्म की पूजा होती है इस देश के अंदर। पहली बार 202 दिन पूछा हुआ है। हरियाणा में सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 1967। तारीख थी 2 नवंबर 1967 को सबसे लंबा था, ठीक है। उसके बाद में 30/4/1977, 30/4 साल 1977, उस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति हुआ करते थे बीडी जत्ती, बड़प्पा दनप्पा जत्ती। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद बीडी जत्ती देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। और बीडी जत्ती जिसमें राष्ट्रपति थे, यानी हरियाणा में दूसरी बार जब 1977 में राष्ट्रपति शासन लगा था, बीडी जत्ती उसमें राष्ट्रपति हुआ करते। और सबसे छोटा ये राष्ट्रपति शासन था, मात्र 52 दिन तक हरियाणा के अंदर ये रहा था। और तीसरा और अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था हरियाणा के अंदर 6 अप्रैल 1991। 6 अप्रैल 1991 को उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन जो थे वो देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इसके बाद जो अगले जो राष्ट्रपति जो बने थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, इसके बाद अगले राष्ट्रपति बने थे आर वेंकटरमन, ठीक है। आर वेंकटरमन जो है, इनके नेतृत्व के अंदर, आर वेंकटरमन के नेतृत्व इसमें भारत हरियाणा के वो हुआ करते थे। आर वेंकटरमन देश के राष्ट्रपति थे। उसके बाद में 6 अप्रैल 1991 के अंदर क्या हुआ था, इस देश के अंदर तीसरी और इस प्रदेश के अंदर तीसरी और अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा था, और वो चला था 108 दिन, ठीक है। पहले वाला 202 दिन था, 1967 वाला, 1977 वाला 52 दिन था बीडी जत्ती के नेतृत्व में। और 6 अप्रैल 1991 को आर वेंकटरमन जिसमें देश के राष्ट्रपति थे, 108 दिन तक देश में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। बहुत बार आप लोगों के मन में प्रश्न होता होगा कि एक बार मेरा ये टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो ये हो गया, दूसरा नहीं हुआ तो ये हो गया। जय हिंद बेटा, बहुत सारे प्रश्न आते होंगे। आर वेंकटरमन का नाम आपने सुना होगा। आर वेंकटरमन बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और एक बार क्या हुआ, आर वेंकटरमन आंध्र प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय के अंदर चले गए। वहां पर 2 पोस्ट थी। पहली पोस्ट जो थी वो क्लैरिकल की थी, और दूसरी जो पोस्ट जो थी वो असिस्टेंट प्रोफेसर की थी। लेकिन जब आर वेंकटरमन ने कुलपति के पास गए और कहा कि मेरी योग्यता मास्टर डिग्री है और मेरे को आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब दीजिए, लेकिन रिश्वत का बोलबाला था, तब आंध्र प्रदेश के उस विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि हमारे पास में लिपिक की नौकरी है, वो आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आर वेंकटरमन ने वो नौकरी करने से मना कर दिया। समय बदलता है, देश आगे बढ़ता है, तो बहुत सारे देशों के अंदर इनको राजदूत के रूप में रखा गया। एम्बेसडर बन के बहुत सारे देशों के अंदर ये गए। और उसके बाद में एक दिन क्या होता है, आंध्र प्रदेश जिसमें भारत के राष्ट्रपति बन जाते हैं, 1987 के बाद की बात की घटना है। जिस समय भारत के राष्ट्रपति थे, आंध्र प्रदेश के उसी विश्वविद्यालय से इनको न्योता आ गया कि आइए आप हमारे जो समारोह जो है यूनिवर्सिटी का, उस समारोह के अंदर आप शामिल होइए। और तब भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन उस समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। उसी मंच के आगे कुर्सियां लगी हुई हैं, और कुर्सियों के ऊपर प्रथम पंक्ति के अंदर वही कुलपति बैठा हुआ है जिसने कभी आर वेंकटरमन ने इसी विश्वविद्यालय के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी देने से मना कर दिया है। जैसे ही आर वेंकटरमन बोलने के लिए खड़े होते हैं तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि मैं प्रथम पंक्ति में बैठे हुए इस व्यक्ति का शुक्रगुजार हूं। देख दे सुन दे कुलपति का जाडा चढ़ गया कि राष्ट्रपति नु क्या तक हुआ है। लेकिन आर वेंकटरमन का तो याद थी कि यो बंदा अगर मैंने उस दिन असिस्टेंट प्रोफेसर लगा देता तो मैंने कौन जानर, इस यूनिवर्सिटी के आसपास के लोग जानर, और तो गणा सको कौन जानर। आज मैं भारत का राष्ट्रपति हूं, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मुझसे मिलने के लिए आते हैं, पूरा हिंदुस्तान मुझे जानता है। इसलिए जिंदगी में कुछ ना मिले तो गणा गम ना करया करो। टूट जे है कहता तो बैरी की में नहीं मिले तो, नौकरी वाली तो बात अलग है, गणा अफसोस ना करया करो, ठीक है। तो हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 6 अप्रैल 1991 के अंदर लगा था।
इन जुल्फों को यूं बांधे ना रखा करो, इन जुल्फों को यूं बांधे ना रखा करो, हवाएं नाराज हो जाती हैं। आगे चला, कौन आ समझ में? विश्व विरासत स्थलों में से एक कालका शिमला रेल मार्ग। प्यार में बहुत टूट लिए जी बालक भाई, मेरे पे तो इलाज है कौन कि में, बाकी फायदा ठहरेगा नहीं टूटेगा तो। देखो, विश्व विरासत स्थलों में से कालका शिमला रेल मार्ग जो है कब बनी थी? तो जमा आसान सा प्रश्न है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1898 के अंदर कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। 1903 के अंदर यह जो रेल मार्ग जो है इसके ऊपर ट्रेन चलनी शुरू हुई थी, लेकिन इसको विश्व विरासत का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, विश्व विरासत का दर्जा दे दिया गया है, विश्व विरासत। ठीक है, 1903 के अंदर रेल जो इसके ऊपर शुरू हुई थी चलनी, 1898 के अंदर कालका शिमला रेल मार्ग जो है इसके ऊपर काम शुरू हुआ था। ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा कब दिया गया था इसको? साल 2008 में इसको दर्जा दिया गया था। और भी बहुत बढ़िया चीज़ है, टाइम लगा तो नौकरी लग गया पाछे, ब्याह यहाँ पाछे, आखिर जॉब कब मिलेगी? अंजू मलिक इस देखो हरियाणा में कोई बड़ा पेपर होया नहीं है। 2019 सितंबर के बाद में क्लैरिकल के बाद में ग्राम सचिव का था वो बेरा कैंसिल हो गया था। मोहित कुमार रोहिला गुरु जी को कोटि कोटि नमन, आप सबको प्रणाम। पढ़ोगे तो यार जॉब भी मिलेगी, कोई बड़ी चीज़ कौन। ठीक है सर, बहुत बढ़िया पढ़ाओ हो, मैं आपका वेट करता हूँ कि आपकी क्लास कब होगी। होशियार सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बबीता कितनी बार बताऊं बेटा, कोरोना हो गया था, अब ठीक हूं, कोई दिक्कत कौन। ठीक है, पंडित जसराज का संगीत निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध रखते हैं? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। हरियाणा के हिसार जिले के पीली मंदोरी के अंदर साल 1930 में जन्मे। अब तो पीली मंदोरी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर है, लेकिन सबसे इससे पहले हिसार जिले में वाक़दा साल 1930 के अंदर जन्मे थे। किससे संबंध रखते हैं पंडित जसराज? मेवाती घराना जो है उससे संबंध रखते हैं। संगीत मार्तंड की उपाधि इनको दी जाती है, हरियाणा सरकार के द्वारा संगीत मार्तंड की उपाधि इनको दी गई है। ठीक है, इसके अलावा एक और उपाधि है स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास, लेकिन इंडिया से जी इनका भर गया था, अमेरिका में रहने लगे थे। स्वामी हरिदास संगीत रत्न की उपाधि से भी इनको नवाजा गया है। स्वामी हरिदास संगीत रत्न की उपाधि से पद्मश्री, पद्म विभूषण, देश के तमाम पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। हरियाणा के पीली मंदोरी में जन्म हुआ, पिछले दिनों इनकी मृत्यु हो गई। मेवाती घराने से पंडित जसराज संबंध रखते थे। वह पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री था, उसका जन्म स्थान हरियाणा के करनाल में हुआ था। वो कौन था? नोबी ने मेरा पटा तो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री जो था मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। 2008 में मिला था भाई वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा सीखा। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? लियाकत अली खान जो था। लियाकत अली खान वो व्यक्ति है जो भारत का पहला वित्त मंत्री हुआ करता था, जिसमें 2 सितंबर 1940 को नेहरू के नेतृत्व में इस देश में अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हुए लियाकत अली खान जो थे वो भारत के पहले वित्त मंत्री बने थे। उसके बाद जब देश आज़ाद होता है, देश के 2 टुकड़े हो जाते हैं। 2 टुकड़ों के बाद में लियाकत अली खान पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को आपको पता होगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपिता का दर्जा मोहम्मद अली जिन्ना को प्राप्त है। बंटी आपका कमेंट शो हो रहा है बेटा, कमेंट बहुत तेजी से चल रहे हैं। ठीक है भाई। अंजू मलिक, पानीपत में तो मैंने कभी नहीं बताया जन्म इनका, करनाल में जन्म हुआ था। ठीक है, आपका शायद कोई गलत फहमी है और किसी का बताया होगा। तो लियाकत अली खान है, 1951 के अंदर थोड़े साल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे, रावलपिंडी के अंदर। ठीक है, हाँ, पाकिस्तान में हुआ था भजनलाल का जन्म भी, बहावलपुर में आज शायद भजनलाल का कुछ है। ठीक है, तो लियाकत अली खान 1951 के अंदर पाकिस्तान के अंदर रावलपिंडी के अंदर एक बाग है, लियाकत बाग के नाम से उसको जानते हैं। उसी बाग के अंदर 1951 के अंदर लियाकत अली खान को गोलियों से भून दिया गया था, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री को। अजीब घटना है, 1951 के अंदर इस बाग के पास में गोलीकांड होता है और उस गोली के अंदर पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान मारे जाते हैं। और इस घटना के करीब करीब 50 से 51 साल बाद 27 दिसंबर 2008 को
इसी लियाकत बाग जो है रावलपिंडी के बाग के पास में बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उसके ऊपर भी गोलियों से हमला कर दिया गया, उसकी भी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तान के अंदर। तो ये बात ध्यान रखनी है। लियाकत अली खान का जन्म हरियाणा के करनाल जिले के अंदर हुआ था। खालिस्तान में एक विरासत संग्रहालय, भारत में इकलौता बाप का इंजन है, लोग को से नो पूछ रखा, बाप का आखिरी इंजन जो है जो काम कर रहा है वो कड़ा है, ठीक है। तो याद रखना है, रेवाड़ी के अंदर बाप का इंजन म्यूजियम के अंदर रखा है। इसका नाम क्या है? फेरी क्वीन जो है, इसका नाम क्या है? फेरी क्वीन इस इंजन का नाम है, ठीक है। पाकिस्तान नहीं बताया बेटा, कभी आप गलत समझने लग रहे हो, ठीक है। और कि मैं बताया होगा छोरी। अल्हड़ बीकानेरी जाने माने हिंदी और उर्दू के कवि थे। तो अल्हड़ बीकानेरी जो है हास्य रस के कवि थे। मूल नाम इनका क्या था? श्यामलाल शर्मा जो है इनका मूल नाम था, ठीक है। श्यामलाल शर्मा अल्हड़ बीकानेरी का मूल नाम था। हरियाणा के रेवाड़ी जिले का एक गांव है जिसका नाम है बीकानेर। रेवाड़ी के बीकानेर के अंदर इनका जन्म हुआ था। अल्हड़ बीकानेरी हास्य रस के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं और इसलिए इनको बहुत सारे अवार्डों से हरियाणा सरकार ने नवाजने का काम किया है। हरियाणा गौरव अवार्ड इनको दिया गया था, हरियाणा गौरव अवार्ड। इसके अलावा काका हाथरसी पुरस्कार भी उर्दू में दिया जाता है। काका हाथरसी पुरस्कार भी भारत के राष्ट्रपति ने इनको देने का काम किया था 1996 के अंदर। इसके अलावा अल्हड़ बीकानेरी हास्य सम्मान दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा। अल्हड़ बीकानेरी हास्य सम्मान 1 लाख रुपए उस सम्मान की इनामी राशि है। अल्हड़ बीकानेरी हास्य सम्मान की इनामी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए इनामी राशि है, ठीक है। हाँ, अब हास्य कवि है सुरेंद्र शर्मा है, वो महेंद्रगढ़ से हैं, बिल्कुल 2 लाइनों का कवि बोला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को जी लगा के शेयर करें। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।